हेलो फ्रेंड्स, हाईटेक कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बड़े ही अच्छे मन से पढ़ने जा रहे हैं मन के बारे में। तो आपको मन लगाकर सुनना है, मन लगाकर समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पहले मैं इसको स्टार्ट करने से पहले ऐसे ही आपको समझा देती हूँ कि अभी हमने जो पिछले टॉपिक क्लियर किए उनमें आपने एक देखा होगा मनोविश्लेषणवाद, यानी कि साइको एनालिसिस, जिसके जनक थे हमारे सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड कोई मनोचिकित्सक नहीं थे, वो केवल एक चिकित्सक थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे। वो कहाँ के? ऑस्ट्रिया के। तो उनके पास जो उनके पेशेंट थे वो फिजिकली डिसेबल नहीं थे, यानी कि उनमें वो फिजिकली अनहेल्दी नहीं थे, तो लेकिन पीड़ित तो थे वो किसी न किसी रूप से। तो वहां से इनका फ्राइड का ध्यान गया कि आखिर क्या बात है जिसकी वजह से ये परेशान है ना, ये बीमार हैं। तो उन्होंने वहां से उनके मन के प्रति खोज की, है ना, उनको उनके मन को जाना, उनकी मेमोरीज हैं, उनके थॉट्स हैं, ड्रीम्स हैं या उनकी डिजायर्स हैं, तो उनके प्रति जो बातचीत की। तो वहां से मन के प्रति उन्होंने विश्लेषण स्टार्ट किया, मन के प्रति खोज स्टार्ट की, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए लोगों पर। तो इस प्रकार से मनोविश्लेषणवाद का जनक उनको कहा जाने लगा। तो वहां से एक डेफिनेशन निकल कर आई कि जो यहाँ भी लिखी हुई है उन्हीं से मिलती जुलती लगभग वही डेफिनेशन है कि व्यक्ति की संवेदनाएं, स्मृतियां, विचार, स्वप्न, अभिप्रेरणा तथा संवेगात्मक अनुभूतियों का संग्रह किसको कहा जाता है? मन को कहा जाता है। यानी कि यह मस्तिष्क की उस क्षमता को डेवलप करता है जिसमें ये सारी चीजें होती हैं। हमारे थॉट्स क्रिएट होते हैं, ठीक है, हम कोई सपना देख रहे हैं, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन हमें कहाँ से मिलता है ना, या हम किसी को मोटिवेट करते हैं। संवेगात्मक, यहाँ हमारे इमोशन देखने को मिलेंगे, अनुभूतियां यानी कि जो भी एक्सपीरियंस है। तो कुल मिलाकर जो भी हाव भाव वाली चीजें हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, फील कर सकते, वो सारी चीजें हमारी कहाँ से उनका जन्म हुआ? मन से हुआ। तो इससे आगे देखते हैं। कुल मिलाकर आपको मन के बारे में समझ आया होगा थोड़ा बहुत। तो एक और थे, रेने देकार्ते। इन्होंने बोला कि मन पदार्थ से अलग होता है, यानी कि सब्सटेंस से सेपरेट होता है, लेकिन उसे प्रभावित कर सकता है, उसे यानी कि पदार्थ को प्रभावित कर सकता है। तो मन बेशक भौतिक वस्तुओं से अलग है, लेकिन वो उनको प्रभावित कर सकता है और प्रभावित हो भी सकता है। किसी चीज को देखकर हमारा मन करता है कि इसको खरीद ले, है ना, ये खाना है हमें। तो मन ही है जो हमें, मन की स्पीड बहुत तेज होती है। आप अभी सोचोगे कि मैं अमेरिका हूँ, तो आप इमेजिनेशन करने लगोगे और आप अमेरिका मन की गति से आप पहुंच भी जाओगे वहां पर, ठीक है। तो मन आप जैसा रखोगे वैसे ही आपको सिचुएशन दिखेंगी और वैसे ही आप खुद भी रहोगे। तो ये चीजें हैं। अच्छा, योग विज्ञान ने इसकी जो परिभाषा दी है वो ये है कि मस्तिष्क मन की केवल भौतिक अभिव्यक्ति है, यानी कि जो हमारा ब्रेन होता है ये केवल भौतिक यानी कि फिजिकल अभिव्यक्ति को बोलेंगे इंग्लिश में एक्सप्रेस करना। किसी चीज को आप एक्सप्रेस करते हैं, जताते हैं, ठीक है, तो वो वाली चीजें। तो फिजिकली अगर हम देखें तो इसको एक्सप्रेस कौन कर रहा है? मन को ब्रेन कर रहा है हमारा। यानी कि बाहरी रूप से अगर इसको बोला जाए तो मस्तिष्क बोलेंगे, आंतरिक रूप से बोला जाए तो मन बोलेंगे, ठीक है। तो जो हमें दिख सकता है वो मस्तिष्क है, जो नहीं दिख सकता वो मन है। दोनों ही ये एक दूसरे के समरूप है, यानी कि काम करते हैं, पूरक है ना, समपूरक है। तो यहाँ आप देखते हैं मन के मुख्य कार्य, चिंतन करना। चिंता और चिंतन दोनों ही चीजें अलग अलग है। चिंता है कि आप किसी चीज को लेकर परेशान है कि मुझे ये करना है, ये वो। चिंतन है कि उस चीज का सॉल्यूशन किस आधार पर किया जाए, ये प्रोसेस के बारे में जब आप सोचते हैं, सॉल्यूशन के प्रोसेस के बारे में, तो उसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे? चिंतन। नेक्स्ट, अनुभूति, यानी कि कोई भी चीज आपने उसका अनुभव लिया है तो वो चीज है यहाँ पर इच्छा, यानी कि आप डिजायर कर रहे हैं किसी चीज की, मन की इच्छा है कि मैं कहीं जाऊं घूमने के लिए, ठीक है। मेरा मन है, मेरे मन ने अनुभव किया है तो मैं ये वाला काम नहीं करूंगी। मेरा मन कहता है कि मुझे चिंता की अपेक्षा चिंतन करना चाहिए। तो ये सारे ये तीनों जो है मेन कार्य हैं किसके? मन के। आगे देखते हैं, मन से ही बनी है मानसिकता। आपकी मेंटेलिटी कैसी होगी? जैसा आपका मन होगा। तो यहाँ डेफिनेशन यानी कि जो लाइन दे रखी है पढ़ते हैं। मानव मन चेतन व अचेतन का पुलियोग है। अब मन को हम जब थोड़ा सा और विस्तार से समझेंगे तो पाएंगे कि मन भी हमारा 3 भागों में डिवाइड है। तो उसमें से मुख्य रूप से 2 है, चेतन और अचेतन, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो इसको विस्तार से जब आगे पढ़ेंगे तब समझेंगे। उन दोनों का ही टोटल क्या कहलाएगा? मानसिकता।
आप कॉन्शियस कितना है, अनकॉन्शियस कितना है, तो कुल मिलाकर आपकी मेंटेलिटी किस प्रकार की है, तो वो यहाँ से हम पता कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका, मनोविज्ञान मानसिकता का वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ अध्ययन है। यानी कि साइकोलॉजी, जो वर्ड अभी हमने पिछले टॉपिक्स में क्लियर किया, ये मानसिकता का वैज्ञानिक यानी कि आपकी मेंटेलिटी को चेक करने का एक साइंटिफिक वे है, एक ऑब्जेक्टिव स्टडी करने का रूप है क्या, मनोविज्ञान। दोबारा समझते हैं, मनोविज्ञान को क्या कहा जा रहा है, ये एक साइंटिफिक या ऑब्जेक्टिव स्टडी है मेंटेलिटी की, ठीक है। तो आपकी मानसिकता चेक करना ही क्या कहलाएगा, मनोविज्ञान कहलाएगा। लेकिन मानसिकता को किस वे में चेक करना है, वैज्ञानिक वे में। आत्मनिरीक्षण वे जो था, जो बुंट का था, उसको उस आधार पर चेक नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, वो सब्जेक्टिव हो जाएगा। वहां से बहुत ज्यादा फैक्चुअल हमें रिजल्ट नहीं मिलता। तो सभी की आत्मनिरीक्षण करने पर हमने मतलब उन्होंने पाया कि डिफरेंट रिजल्ट मिल रहे हैं, तो वो वाली विधि बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। तो वस्तुनिष्ठ विधि जो है वही हमारी वैज्ञानिक विधि है। तो उस विधि से अगर आप किसी की मेंटेलिटी को चेक करते हैं, तब आप किसकी स्टडी कर रहे होते हैं, मनोविज्ञान की, ठीक है। आइए देखते हैं मन के भागों के बारे में। तो मन के यहाँ पर प्रमुख 3 भाग हैं, चेतन या सचेतन, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। तो इस मन में आप देखेंगे कुल मन का कितने परसेंट भाग होता है, 10% होता है। या आप कह सकते हैं कि 10वां हिस्सा सचेतन या चेतन मन लिए बैठे हैं। और इस 10% भाग के ही थ्रू हम अपने रोजमर्रा के जो कार्य हैं उनको करते हैं। यानी कि डेली रूटीन की आपकी जो भी एक्टिविटीज हैं, वो सारी किस मन के व्यवहार में होती हैं, वो होती है हमारे सचेतन या चेतन मन के व्यवहार में, ठीक है। इसमें व्यक्ति स्वयं व वातावरण के बारे में जागरूक रहता है, यानी कि वो किस एनवायरनमेंट में है, वो खुद के प्रति क्या जो भी चीजें कर रहा है, वो सारी चीजों के बारे में वो क्या रहता है, अवेयर रहता है। अच्छा, यहाँ सारी चीजें नहीं लिखी है मैंने, आप समझ सकते हैं कि चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड को बहुत ही इजीली कंट्रोल किया जा सकता है, जबकि इसके विपरीत हम आगे दूसरा पढ़ेंगे, उसमें ऐसा नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं अचेतन मन। अचेतन मन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड, जिसमें कुल मन का लगभग 90% भाग समाहित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बड़ा भाग इसने लिए ये लिए बैठा है, जबकि 10% केवल किसको मिला है, चेतन मन को। तो यानी कि इसमें पावर होगी। अब आगे देखते हैं, इसमें व्यक्ति अपने कार्य के प्रति जागरूक नहीं रहता, यानी कि वो अभी क्या कर रहा है, अभी क्या करने वाला है, वो चीजें उसके दिमाग में इतनी एक्टिव नहीं रहती, वो इतना अवेयर नहीं रहता। हालांकि उसको पहले से ये एहसास हो जाता है कि कौन सी चीज होने वाली है, कुछ भी, तो कह सकते हैं कि पावरफुल माइंड होता है ये, ठीक है। इसका असर मन की स्वस्थ और अस्वस्थ क्रियाओं पर पड़ता है, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड आपके मन को हेल्दी भी बना सकता है और अनहेल्दी भी बना सकता है ना। इसमें व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति संबंधी इच्छाएं दबी रहती है, यानी कि मूल प्रवृत्ति आपकी जो बेसिकली कुछ डिजायर्स हैं, वो यहाँ पर दबी रहती हैं। आप जैसे भूख प्यास हो गई या और भी चीजें हैं, तो उनको लेकर आप बहुत ज्यादा उन चीजों को आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं। मन कर रहा है कोई चीज खाने का, आप नहीं बताते हैं, अपने अंदर ही रखते हैं। और अपने अंदर रखने की पावर यानी कि आपका जो पेशेंस लेवल है, वो धैर्य जो है, वो कहीं ना कहीं आपकी शक्ति को प्रेजेंट करता है, जो हर किसी को शो नहीं होती है। नेक्स्ट, यदि ये इच्छाएं नियंत्रण शक्ति से बाहर हो जाए, यानी कि ओवर कंट्रोल्ड हो जाए, तो कई लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। वो लक्षण आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी, वो रिजल्ट कैसे भी दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि एक बच्चा है जो कंट्रोल कर पा रहा है कि चल भूख लग रही है तो मैं, कोई बात नहीं मिल रहा या मुझे बाद में मिलेगा, तो मैं पेशेंस रखता हूँ, तसल्ली है उसको। वही दूसरा बच्चा है जिसको तसल्ली नहीं है, उसको भूख लग रही है तो मुझे खाना ही खाना है, तो वो किस में आ गया, चेतन मन में, यानी कि उसको एट ए टाइम खाना चाहिए ही चाहिए। जबकि इसके विपरीत दूसरा बच्चा है वो कंट्रोल कर पा रहा है। तो कहने का मतलब है कि एक हद तक वो कंट्रोल कर पा रहा है तो ठीक है, अगर उसका कंट्रोल ओवर हो जाता है तब वो नेगेटिवली भी उसको प्रेजेंट कर सकता है और पॉजिटिवली भी। पॉजिटिवली ये है कि भूख लग रही थी, खाना नहीं मिला, कोई बात नहीं, ठीक है, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट है। जबकि उसको अगर खाना नहीं मिला है, वो हाइपर हो गया बहुत हद तक कंट्रोल करने के बाद, तो वो अग्रेसिव भी हो सकता है। तो इसके रिजल्ट दोनों प्रकार से पाए जाते हैं। और समझते हैं इसके बारे में, अवचेतन या अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, जो जिसका एग्जाम्पल विवेकानंद जी का भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये ऐसे माइंड वाले जो बच्चे, यानी कि होता ये सभी में ही है, लेकिन ऐसे माइंड को अगर सही वे में यूज किया जाए तो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। इसके विपरीत चेतन माइंड, जो आपका कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन,
वो किसी भी काम को उसे करना है, वो अभी मुझे पता है कि मुझे अभी इसके बाद लंच करना है, तो हाँ मैं लंच कर रही हूँ, इतना सब मतलब जो भी करना है मुझे अगले स्टेप का अपना पता है। लेकिन यहाँ पर अवचेतन या अचेतन मन में क्या होता है कि आपको अगले स्टेप का नहीं पता, आप विचारों में खोए रहते हैं। यहाँ पर विचार रूपी चीजें देखने को मिलती हैं। आप अपने थॉट्स के आधार पर काम करते हैं। आपको एक यहाँ लॉन्ग प्रोसेस होता है। आप किसी चीज को सोच रहे हैं कि मुझे वो वाला काम करना है, तो उसके प्रोसेस की आप लॉन्ग थीम बनाएंगे, अपने माइंड में इमेजिन करेंगे और फिर उस पर वर्क करेंगे। तो आपको बिल्कुल तुरंत का नहीं पता होता। आपको ये पता है कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, तो मुझे इसकी डीप स्टडी करनी है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे बिल्कुल अभी बैठना है या 1 घंटा पढ़ना है, कुछ भी आप उसके बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से मुझे इसके नोट्स तैयार करने हैं या कोई भी चीज है, तो आप बहुत गहराई से सोच रहे हैं। अच्छा, सोने पर भी यानी कि नींद में भी आप ये अनकॉन्शियस माइंड जो है आपका एक्टिव रहता है, क्योंकि आप किसी चीज के बारे में बहुत ही गहराई से सोच रहे हैं। चलते फिरते आप कोई भी काम कर रहे हैं, बिल्कुल एक होता है ना कि चंचल स्वभाव वाला व्यक्ति या बच्चा, तो वो हो गया चेतन, है ना। और जो बहुत आप कह सकते हैं दिखने में खोया खोया या कम बोलने वाला है या शांत स्वभाव का है, तो उसको आप कह सकते हैं कि वो किसी अगर उसको अवसर दिए जाएं तो वो एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो वो किस में आएगा? अचेतन मन में। अगला देखते हैं, अर्धचेतन या पूर्व चेतन मन, इंग्लिश में इसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। यह मन के चेतन मन तथा अचेतन मन के बीच का हिस्सा है। यानी कि आप कॉन्शियस माइंड से कोई चीज कर रहे हैं, अनकॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं, दोनों के बीच में बैलेंस बनाने वाला यानी कि ब्रिज का काम कौन करता है? अर्धचेतन या सबकॉन्शियस माइंड। इसे व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार इस्तेमाल कर सकता है। मैंने एग्जाम्पल दिया, एक बच्चा था जो चेतन मन का था, यानी कि ये तीनों ही मन हम सभी में होते हैं, लेकिन वो चेतन मन की स्थिति है उसकी, किसको खाना चाहिए, ठीक है। दूसरा था वो अचेतन मन से बोलता है कि ठीक है अभी नहीं मिल रहा तो बाद में खा लूंगा, पेशेंस है उसको। अब एक बच्चा अगर, या आप कह सकते हैं कि एक ही बच्चे पर मैं तीनों चीज अगर अप्लाई करूं, तो एक बार उसका ऐसा हुआ कि मुझे अभी कि अभी खाना चाहिए, फिर उसने कि नहीं बाद में खा लूंगा कोई बात नहीं। लेकिन बैलेंस वाली जो स्थिति है कि चल थोड़ी देर रुक जाता हूँ कोई बात नहीं, तो वो किस में आ जाएगी? आपकी सचेत ये अर्धचेतन मन में। किसी चीज को याद करने में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि कोई भी चीज आपके दिमाग में उस टाइम पर एक्टिव नहीं है, लेकिन आप थोड़े से प्रयास से उसको एक्टिव कर सकते हैं। यह विचारों की प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। आप इसको नेगेटिवली भी ले सकते हैं, पॉजिटिवली भी, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें व्यक्ति अपने व्यवहार को संतुलन में ला सकता है। आपको आप अग्रेसिव हो रहे हैं किसी चीज के प्रति, तो अगर आप उस टाइम थोड़ा सा समझदारी से काम करें तो आप क्या होंगे? शांत हो जाएंगे। तो ये आपके मन का वो हिस्सा है जो बहुत हड़बड़ी में काम करता है, एक बहुत शांत रूप से है। इन दोनों के बीच का जो संतुलन बना के बैठ रहा है वो कौन है? अर्धचेतन मन। ये कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अर्थात व्यक्ति की चेतना में ना रहने वाली चीज को थोड़े प्रयास से चेतना में लाया जा सकता है। यानी कि ये कब काम आता है? मैं कह रही हूँ कि मुझे नहीं याद कि अभी अभी मैंने क्या किया था, है ना, अभी किया था तो ये चेतन मन है। मैं कह रही हूँ कि बहुत टाइम पहले किया था, मुझे याद नहीं है, वो हो गया आपका अचेतन मन, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको लंबे टाइम पहले की कोई दुर्घटना घटनाएं याद नहीं रहती, लेकिन इस माइंड से अगर आप थोड़ा सा टाइम लेकर सोचेंगे तो आपको वो चीजें धीरे धीरे याद आने लगती हैं। तो कुल मिलाकर सबकॉन्शियस माइंड, इसमें परसेंटेज या इसका भाग नहीं दे रखा कि कुल मन का कितना हिस्सा होता है, लेकिन लगभग 10% वो है, लगभग 90% वो है, लगभग से जो शेष बच रहा है वो सारा किसका है? वो इसका है। तो कुल मिला के ये मन की बातें थी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वैयक्तिक भिन्नता। वैयक्तिक भिन्नता यानी कि व्यक्तियों के बीच जो भिन्नताएं पाई जाती हैं, आज उसके बारे में हम जानने वाले हैं। वो किन आधार पर होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, और उसकी परिभाषा क्या है, उसका महत्व क्या है, वो एजुकेशन फील्ड में कैसे काम आती है, तो वो सारी चीजें हैं। तो इसके जनक या प्रतिपादक आप कह सकते हैं, फादर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस किसे कहा जाता है? फ्रांस के ही थे ये, फ्रांसिस गाल्टन या गैल्टन। इनकी एक बुक आई थी 1869 में जिसका नाम था हेरेडिटी जीनियस, यानी कि वंशानुगत प्रतिभाएं। तो उसमें इन्होंने वंशानुगत आधार पर लोगों की जो भिन्नताएं हैं उसका जिक्र किया था। तो यहाँ से ये शब्द निकल कर आया, ठीक है, व्यक्तियों के बीच की जो भिन्नताएं हैं वो इनकी बुक से मतलब उस पर प्रभाव पड़ा, प्रकाश डला, और वहां से ये चीज हाईलाइट हुई। अच्छा, मीनिंग क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का? आप किसी से फिजिकली डिफरेंट हो सकते हैं,
मेंटली डिफरेंट हो सकते हैं, इसके साथ ही इमोशनली भी आप डिफरेंट हो सकते हैं। दो अलग अलग व्यक्तियों की बात की जाए तो बहुत सारी भिन्नताएं मिलेंगी, लेकिन कहा जाए कि अगर जुड़वा बच्चे भी हैं तो उनमें भी भिन्नताएं देखने को मिलती है। ठीक है, कद में और रूप रंग में, बोली में, बहुत सारी चीजें, मेंटली जो लेवल है उनका वो डिफरेंट पाएंगे आप। टाइप्स कितने होते हैं, ये किन आधार पर कितने प्रकार की होती है, तो ये दो प्रकार की होती है। इनहेरिटेड यानी कि वंशानुगत, जो आपको जन्म से प्राप्त होती है। इसके साथ ही दूसरा एक्वायर्ड यानी कि अर्जित, कुछ चीजें आप बड़े होकर अर्जित करते हैं, तो वो वाली चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, बेसिस, इसका आधार क्या है, किन आधार पर हम कह सकते हैं कि आप किसी से अलग हैं या मैं किसी से अलग हूं या वो किसी से अलग है, तो दृष्टिकोण के आधार पर यानी कि किसी का नजरिया अलग हो सकता है। महत्वाकांक्षाएं, आपकी डिजायर्स अलग है, सामने वाले की अलग है। योग्यताएं, आपकी कैपेसिटी किसी चीज की, आप कितने कैपेबल हैं किसी चीज को लेकर, सामने वाला उतना नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट आपके अलग हो सकते हैं, जो रुचियां यहाँ लिखा है। क्षमताएं अलग हो सकती हैं, आप किसी काम को करने में कैपेबल हैं, कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, उपलब्धियां, आपके अचीवमेंट्स अलग हैं। तो ये सारी चीजें आधार कहलाती हैं किसका, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, तो वैसे तो आप देखेंगे कि टीचिंग से अलग भी अगर मैं आपको बताऊं, तो मैं अगर देख रही हूँ कि दो लोग बैठे हुए हैं, है ना, वो विद्यार्थी नहीं है, ऐसे ही हैं, तो अगर आप उनको नेचर के आधार पर देखेंगे, ठीक है, फिजिकली स्ट्रक्चर उनका देखेंगे, मेंटली लेवल देखेंगे, इमोशनल लेवल देखेंगे, तो उन आधार पर आप बहुत सारी भिन्नताएं पाएंगे। तो लेकिन मुझे वहां उसकी खास जरूरत नहीं होगी। किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में आप उसको हेल्पफुल कह सकते हैं। जैसे एजुकेशन फील्ड में ये किस प्रकार से काम आता है, शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपके जो भी टीचिंग नीड्स हैं वो आपके फुलफिल हो जाते हैं, अगर आपको पता होता है कि बच्चे उनमें जो डिफरेंसेस हैं वो किस आधार पर हैं और कौन कैसा है, उनका व्यवहार जानने में भी बहुत काम आते हैं। तो कह सकते हैं हम एक शब्द में, समावेशी शिक्षा के लिए ये बहुत हेल्पफुल काम, मतलब हेल्पफुल होता है। क्यों होता है समावेशी शिक्षा, इस पर एक स्पेशल वीडियो डालेंगे हम, ठीक है, तो उसमें आप समझेंगे इसको विस्तार से। यहाँ सिर्फ इतना समझना है, समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें किसी भी प्रकार के बच्चे को, चाहे वो दिव्यांगजन हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से पीड़ित हो, किसी भी प्रकार से हो, सभी को सीखने के और शिक्षा के अवसर प्रदान करना, वो किस में आता है, समावेशी शिक्षा में। तो बच्चे को, आप कितने भी डिफरेंट बच्चे बैठे हो आपकी क्लास में, आपको सभी को ऑफर करना है उनकी उनकी क्षमताओं के आधार पर आप उनको कोई काम दे सकते हैं। ठीक है, उनको उनके नेचर के हिसाब से, उनका मेंटली लेवल किस प्रकार काम करता है, कोई स्पीडली सीख लेता है तो किसी की स्पीड स्लो है लर्निंग को लेकर, तो उस आधार पर आप बच्चे को शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं। तो ये सारी चीजें, तो मुझे जब पता होगा कि सामने वाला इस बच्चे से अलग है, ठीक है, ये प्रतिभाशाली बच्चे हैं, ये एवरेज बच्चे हैं, तो उनको मैं छांट सकूंगी, उनके नीड्स के आधार पर मैं उनको सिखा सकूंगी जो भी उनको सीखना है या मुझे सिखाना है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, छात्रों के मूल्यों, ज्ञान व संस्कृति को समझने में ये मददगार होता है। मेरा अगर मतलब मैं अगर ये कहूँ कि मेरी क्लास में अलग अलग कल्चर के बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई बंगाली है, कोई पंजाबी है, ऐसा नहीं है कि सारे ही डिफरेंट है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अलग अलग समुदाय से हैं, तो मैं वहां पर उनकी पर्सनल जो वैल्यूज हैं, क्वालिटीज हैं, उनको जानूंगी, उनका नॉलेज, उनको किसी भी चीज की नॉलेज कितनी है। मान लीजिए मेरी क्लास में कोई न्यू स्टूडेंट आया है और वो उसके फादर की पोस्टिंग यहाँ हुई है, वो बंगाल से है, ठीक है, दिल्ली शिफ्ट हो गया है, तो मैं देखूंगी कि वो अब तक की जो उसकी एजुकेशन है उसके आधार पर उसकी नॉलेज कितनी है। ठीक है, उसके नेचर को जानूंगी, उसकी क्वालिटीज, कि वो किस फील्ड, किस सब्जेक्ट में अच्छा है, किस में नहीं है, क्या उसकी वीकनेस है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, कहाँ मुझे ज्यादा काम करना है। उसकी संस्कृति को समझने में, मतलब मैं बच्चे को समझूंगी तो कहीं ना कहीं मैं इनडायरेक्टली उसके कल्चर को भी समझ पा रही हूँ। तो ऐसे करके बच्चे के साथ साथ टीचर को भी काफी कुछ सीखने को मिलता है ना। अच्छा, इस चीज के बारे में केवल फ्रांसिस गैल्टन ही नहीं, बाकी ने भी कुछ ना कुछ कहा है, तो देखते हैं। स्किनर, इन्होंने बोला है कि जिस चीज का, यानी कि जिनका मापन या मूल्यांकन किया जा सके, जो चीज जिसका मेजरमेंट और इवेल्यूशन किया जा सके, वो सारी चीज किस में आती है, वैयक्तिक भिन्नता में। अगर जैसे मैं दो बच्चों को खड़ा करती हूँ, हाइट को मापा जा सकता है उनकी, तो मैं कहूंगी कि उनमें इंडिविजुअल डिफरेंस है, किस आधार पर, हाइट के आधार पर। ठीक है,
मूल्यांकन, अगर मैंने टेस्ट लिया, एक के नंबर अच्छे आए, एक के कम आए, तो वहां मैं कहूंगी कि इनका मैंने मूल्यांकन किया, इनको टेस्ट किया, तो पता चल गया कि ये मेंटली कितने कैपेबल है ये टेस्ट करने के लिए, किसने स्पीडली किया, किसने टाइम कम लिया, ज्यादा लिया, तो उस आधार पर मैंने मूल्यांकन किया, किसी से रीडिंग कराई, किसी से मैंने कुछ और करवाया, तो मुझे ये जानने में मदद मिली। तो कहने का मतलब है जिन चीजों का मापन या मूल्यांकन किया जा सके उन आधार पर मैं किसको जान पाऊंगी, उनकी भिन्नताओं को, वैयक्तिक भिन्नताओं को। नेक्स्ट, जेम्स ड्रेवर ये बोलते हैं कि शारीरिक व मानसिक गुणों के औसत में भिन्नता, फिजिकली और मेंटली जो एवरेज होना चाहिए उसमें अगर डिफरेंसेस पाए जाते हैं तब हम कहेंगे कि इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। आगे देखते हैं, टॉयलर ये बोलते हैं कि रूप के आधार पर, रंग के आधार पर, आकार के आधार पर, आयु, बुद्धि, क्षमता, उपलब्धि, यानी कितनी सारे हैं ये, ठीक है, उन सभी के आधार पर जो भिन्नताएं हैं वो सारी किस में आती है, वैयक्तिक भिन्नता में। तो मेनली हमें जो जानना है वो ये, वैयक्तिक भिन्नता होती क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की जो आपसी भिन्नताएं होती हैं, कोई किसी ना किसी आधार पर अलग है, वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगी, वैयक्तिक भिन्नता। ठीक है, कितने प्रकार की होती है, मेनली वंशानुगत और अर्जित। आप जन्म से, मान लीजिए आपके पेरेंट्स हाइट उनकी अच्छी है, तो बच्चे की भी हाइट अच्छी है, तो यहाँ कह सकते हैं कि वो जन्म से जो उसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहे हैं उसके और बच्चों के साथ में, ठीक है, उन और बच्चों के कंपैरिजन में अगर वो हाइट में लंबा है तो किस लिए लंबा है, रीजन क्या है उसका, वंशानुगत रीजन है, वो जन्म से इसलिए क्योंकि इसके पेरेंट्स भी लंबे हैं। ठीक है, एक्वायर्ड में ये होगा कि आप जैसे जैसे बच्चा, आप या कोई बड़ा होता है, समझदार होता है, तो वंशानुगत चीजों से हटकर वो कुछ चीजें सीखता है अपने वातावरण से, तो वहां हम कहेंगे कि अगर वो अलग है, स्वभाव से अलग है, तो हालांकि वो शुरू से गुस्सैल था, लेकिन धीरे धीरे उसको पेशेंस रखना आया, वो घर से बाहर निकला, बाहर की चीजें देखी, बाहर उसने उठना बैठना शुरू किया, समाज से, वातावरण से उसने कुछ चीजें नई सीखी, तो वो जो अर्जन है, यानी कि जो चीजें उसकी एक्वायर्ड हैं, जो उसने एक्वायर्ड किया है ना, जो एक्वायर की हुई चीजें हैं उसके आधार पर उसका नेचर चेंज हो गया है और वो पहले से बेटर है, इंप्रूव कर रहा है, तो हम कहेंगे कि नेचर जो है उसका वो वंशानुगत नहीं है, पहले वो ऐसा नहीं था, लेकिन अब उसमें जो चेंजेस आए हैं वो किस आधार पर है, उसके अर्जन के आधार पर, यानी कि वातावरण के आधार पर। तो ये सारी चीजें हैं, अब इनको एक बार हम थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं। आइए समझते हैं इन चीजों को थोड़ा सा विस्तार से। तो शारीरिक विकास किस प्रकार से भिन्न होता है बच्चों में, ये रंग को लेकर भी आप देख सकते हैं, रूप को लेकर, भार, कद, शारीरिक परिपक्वता यानी कि फिजिकल मैच्योरिटी, किसी किसी बच्चे में नेचुरल होती है, किसी में नेचुरल नहीं होती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। मान लीजिए अब यहाँ दूसरा पॉइंट जो दे रखा है, शारीरिक भिन्नता औसत से भिन्न होने पर उचित निर्देशन। शिक्षक द्वारा कक्षा में अगर कोई बच्चा ऐसा पाया जाता है कि वो कद को लेकर छोटा है ना, कद के हिसाब से हम देखें तो एवरेज से उसकी हाइट छोटी है, तो बच्चे वहां पर उसका मजाक बनाते हैं, तो ऐसे में आपको उस बच्चे को भी मतलब वो जो हीन भावना है उसको समाप्त करना है, ऐसे कुछ निर्देश देने हैं, उसको कुछ गाइडेंस देना है। ठीक है, कि हाइट को लेकर ऐसा कुछ नहीं होता, बाकी बच्चों को भी समझाना है, तो आपको बैलेंस बनाने का काम करना है, बैलेंस बना के रखना है क्लास में। ठीक है, और कोई बच्चा बहुत काला है, ठीक है, या कोई बहुत हाइट में बहुत ज्यादा है, तो ऐसा अक्सर होता है, आप सभी देखते हैं कि क्लासेस में बच्चा कोई डिफरेंट अगर दिख रहा है फिजिकली, तो बाकी बच्चे उसको अलग नजरिए से देखते हैं, तो आपको उनको मेंटली लेवल इतना परिपक्व नहीं होता, तो आपको उनको सिखाना है कि वो किस तरीके से उसके साथ बिहेव करे, और उस बच्चे को भी कि वो हीन भावना से ग्रस्त ना हो, है ना। नेक्स्ट, बुद्धि। बुद्धि के आधार पर बच्चे मेनली 3 प्रकार से विभाजित हैं। प्रतिभाशाली बच्चे, प्रतिभाशाली बुद्धि के आधार पर, औसत बुद्धि के आधार पर और निम्न बुद्धि के आधार पर, यानी कि प्रतिभाशाली बच्चों को उनकी क्षमता अनुसार काम देना है, उनकी क्षमता अनुसार सिखाना है, औसत बुद्धि वाले बच्चों को उनकी क्षमता अनुसार, और इसी प्रकार से निम्न बुद्धि वाले बच्चों को सीखने के अवसर थोड़े से ज्यादा देने होंगे आपको, तो वहां पर आपको बैलेंस बनाना है। अच्छा, इसका कारण क्या हो सकता है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा ब्रॉड माइंडेड तो है, लेकिन जिसको गॉड गिफ्टेड बोलते हैं, लेकिन वो हकलाता है या कोई और दोष है, तो ऐसे में क्या होता है, उसकी अधिगम यानी कि लर्निंग पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो वहां से आपको बच्चे को निकालना है कि वो चीज, मतलब ये वाली जो चीजें हैं इसके लिए अलग से रोकथाम है, या जो भी चीजें हैं सॉल्यूशन की, पर आपको उसका जो बुद्धि लेवल है
उसके हिसाब से आपको उसको ट्रीट करना है। नेक्स्ट, शिक्षक को शिक्षा के सुलभ अवसर प्रदान करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। ठीक है, बच्चा अगर हकलाने वाला है या किसी और कारण से मान लीजिए छोटी छोटी कमियां होती हैं, तो उनको अगर क्लास में ही सुधारा जा सकता है तो आप उसके लिए हैं ही। इसके अलावा कोई और प्रिकॉशंस है, उसकी सॉल्यूशंस हैं, तो उनको भी देखना है। ठीक है, पेरेंट्स मीटिंग होती है, आपको पेरेंट्स से बात करनी है कि इसमें कुछ लक्षण ऐसे दिख रहे हैं, तो उसको लेकर वो उस पर ध्यान दे। तो आप अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिशें कर सकते हैं। अच्छा, भाषा के आधार पर भी बहुत सारी भिन्नताएं पाई जाती हैं। भाषा विकास कौशल वंशानुगत होता है। बहुत सारी चीजें हैं डिफरेंसेस को लेकर, जैसे ये जो शारीरिक विकास था, ये भी क्या होता है, वंशानुगत होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि अगर कोई बच्चा लंबा है, क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स लंबे हैं। ऐसा हर केस में जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे बता रही हूँ। कोई बच्चा बहुत ही गोरा है तो मतलब क्योंकि उसके पेरेंट्स भी गोरे हैं। तो ये वाली चीजें हैं, ये वंशानुगत मिलती हैं हमें, है ना। घर में कोई भी हो सकता है, दादा दादी भाई बहन कोई भी, तो उन पर हम जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाषा विकास भी वंशानुगत होता है, और जो भी चीजें वंशानुगत हैं वो वंशानुगत तो हैं ही, लेकिन उनको वातावरण के हिसाब से ढाला जा सकता है। यानी कि बच्चा जो है, अगर यहाँ में रंग रूप को, कद को, भार को इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर उसका वेट ज्यादा है तो उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, या फिर जो चीजें इम्प्रूव की जा सकती हैं वो क्यों की जा सकती हैं, वो वातावरण की, यानी कि उसके खुद की नॉलेज अर्जित होती है और उस हिसाब से वो अपने आप को इम्प्रूव करने लगता है। यहाँ पर दे रखा है भाषा भी आपकी क्या होती है, वंशानुगत होती है। जैसी भाषा आप सुनकर बड़े हुए हैं, वही भाषा, वही शब्द आपके, वही शैली आपकी होती है बोलचाल की। लेकिन उससे क्या होता है कि आप अगर दूसरे समुदाय में, या कह लीजिए कि मान लीजिए आप दूसरी जगह पढ़ने जा रहे हैं, पोस्टिंग हो रही है आपके फादर की, है ना, अगर वो किसी गवर्नमेंट जॉब में है, तो वहां आप देखेंगे कि आपको डिफरेंसेस बहुत मिलेंगे। जैसे आर्मी स्कूल्स में होते हैं, जगह जगह से लोग आए हुए होते हैं, क्वार्टर्स में कहाँ कहाँ के लोग रह रहे होते हैं, तो उनके बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं वहां पर भिन्नताएं बहुत पाई जाती है। तो ऐसे में टीचर को क्या करना होता है, टीचर की भी समझ उसमें विकसित होती है, अलग अलग समुदाय से आए हुए बच्चों को समझना, जानना, उनके कल्चर को, है ना, पहचानना, वो वाली चीजें। तो भाषा संप्रेषण अनुचित होने पर अधिगम प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। आपकी लैंग्वेज स्किल्स अगर डेवलप नहीं है या उस हिसाब से नहीं है कि आप क्लास में अपनी बात कह सकें या फिर आपकी बात को समझा जा सके, ठीक है, आपको आता सब है लेकिन आप सुना नहीं पा रहे हैं, आप बता नहीं पा रहे हैं कि मैं इतना पढ़कर आया हूँ या मैंने इस तरीके से लिखा है, तो वो वाली चीजें। लेकिन हाँ, इनमें सुधार किया जा सकता है। बेशक ये वंशानुगत है, लेकिन ये सुधार की जा सकती हैं, और अनुकूलित वातावरण के माध्यम से इनमें सुधार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो जो चीजें हमारी हेरिडिटी से आई हुई हैं उनमें सुधार किया जा सकता है, और किस आधार पर, वातावरण के आधार पर, इतना आपको समझना है। लिंग के आधार पर परीक्षणों के अनुसार जो बात बोली गई है कि दोनों लिंगों के प्राप्तांक औसत पाए गए हैं, यानी कि अगर टेस्ट लिया गया है, क्लास में गर्ल्स भी हैं बॉयज भी हैं, तो उनके जो एवरेज मार्क्स हैं वो लगभग सेम ही हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि गर्ल्स बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली होती हैं या बॉयज ज्यादा होते हैं। तो औसतन अगर हम देखें तो वो दोनों ही बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन वैयक्तिक भिन्नताओं के अनुसार उनमें उनकी जो विषयों पर पकड़ है वो अलग अलग होती है। ऐसा, लेकिन आज के टाइम में हम इसको अपवाद कहेंगे। बोला जाता है कि गर्ल्स जो होती हैं उनका आर्ट्स पर या लैंग्वेज पर बहुत ज्यादा मतलब उनकी पकड़ होती है, जबकि बॉयज की मैथ साइंस में होती है। आप खुद भी देखते हैं कि इसमें अपवाद काफी हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, आप गर्ल्स बॉयज हटा दीजिए तो मैं ये कह सकती हूँ कि बच्चों में अलग अलग इंटरेस्ट होता है सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, तो वो वाली चीजें। नेक्स्ट, संवेग यानी कि इमोशंस। इमोशंस को देखा जाए तो बच्चों में डिफरेंसेस होते ही हैं। कोई बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है, ठीक है, कोई होता ही नहीं है या उसको टाइम लगता है इमोशनल होने में, है ना। तो वो चीजें किससे मापी जाएंगी, संवेगात्मक परीक्षणों से, यानी कि इनके भी टेस्ट होते हैं। आगे देखते हैं व्यक्तित्व। पर्सनैलिटी के आधार पर बच्चे अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोवर्ट और बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट होते हैं। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी से मतलब है कि बहुत अंदरूनी व्यक्तित्व का बच्चा है या कोई व्यक्ति है। बहिर्मुखी बहुत एक्सट्रोवर्ट है, वो बहुत ओपन रहता है ना। तो अंतर्मुखी में क्या होता है कि वो अपनी बात को बहुत जल्दी से कहता नहीं है,
और बहिर्मुखी में ये होता है वो अंदर कुछ छुपाता नहीं है, सारी चीजें जो माइंड में आ गया, जो जुबान पर है, वो तुरंत ही बाहर निकाल देना है। तो ये डिफरेंसेस हैं हमारे, ये मेन डिफरेंसेस हैं, होते तो बहुत सारे हैं। आप देखेंगे कि काम के आधार पर उनको बोलेंगे हम स्किल्स, यानी कि गत्यात्मक कौशल के आधार पर। कोई बच्चा बहुत जल्दी लिख लेता है, किसी की लिखने की स्पीड तेज होती है। छोटी छोटी चीजें तो बहुत है, लेकिन मेन जो थी वो हमने यहाँ पर कवर कर ली है। आइए आगे समझते हैं पर्सनैलिटी के बारे में। तो यहाँ मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी नहीं है, आपको ऐसे समझा देती हूँ। पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व, किसी भी व्यक्ति का या मेरा, आपका, किसी का भी व्यक्तित्व से मतलब होता है कि आपके सोच विचार, ठीक है, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका टॉकिंग सेंस, आपकी वर्डिंग, आपकी लैंग्वेज स्किल्स या आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फिजिकल मूव्स, कुल मिलाकर आपके बारे में जो भी दिखने ना दिखने वाली चीजें हैं, उनको अगर मैं उनको बहुत छोटे से छोटे रूप में या एक शब्द में बोलूं तो मैं कहूंगी आपका व्यक्तित्व। ठीक है, तो व्यक्तित्व में आपकी सारी क्वालिटीज आ जाती हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, और वही क्वालिटीज आपको दूसरों से अलग करती हैं। तो आप में दूसरों से जो खासियत है वही आपकी पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो यहाँ उसके बारे में समझते हैं। देखिए, मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रॉयड, इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, तो उन प्रकारों के बारे में जान लेते हैं। इसमें से क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा जाता है। तो इड या इद, इसको हिंदी में आप इदम भी बोल सकते हैं। दूसरा है ईगो, जिसको अहम बोलेंगे हिंदी में, और तीसरा है सुपर ईगो, जिसको परा अहम बोलेंगे। तो ये तीनों ही चीजें आपके व्यक्तित्व की पहचान कराती हैं, तो इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो इड जो कि जैविक होता है, बायोलॉजिकल होता है, ये जन्म से ही होता है। इसमें आप या किसी बच्चे पर भी अगर मैं अप्लाई करूं तो उसको अच्छे बुरे से मतलब नहीं है, उसको नैतिकता से, मॉरलिटी से मतलब नहीं है। वो क्या करेगा, जो उसकी इच्छा की पूर्ति चीजें कराएंगी वो उनको फॉलो करेगा, उनको वो अपनाएगा। कहने का मतलब है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। ये किससे प्रभावित होता है, इच्छाओं से प्रेरित होता है। यहाँ पर इंसान या कोई भी व्यक्ति, बच्चा अपनी इच्छा अनुसार काम करेगा। अगर उसको पता है कि ये चीज नुकसान वाली है, ठीक है, तो उसको उससे मतलब नहीं है, अच्छा है उसके लिए, बुरा है उससे मतलब नहीं है, उसको अपनी संतुष्टि करनी है, अपनी खुशी देखनी है। तो यहाँ पर भोग विलासिता संबंधी जो रुचि है, आप देख सकते हैं कि किसी बच्चे में बहुत ज्यादा लग्जरी वाला एक फ्लो होता है कि हाँ मुझे अच्छा खाना है, बाहर का खाना है, ठीक है, उसे पता है कि जंक फूड उसके लिए हानिकारक है, लेकिन नहीं, उसको खाने हैं क्योंकि उसको पसंद है, उसको अच्छे लगते हैं। तो यहाँ अच्छे बुरे से मतलब नहीं होता। ठीक है, किशोरावस्था में बच्चा होता है या उससे भी बड़ा आप कह सकते हैं, तो कई बार ये बड़े, मतलब ये हर किसी एज में अप्लाई होगा। तो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी अगर गाड़ी चला रहा है, बहुत तेज से चला रहा है, उसको पता है कि दुर्घटना हो सकती है, लेकिन नहीं, उसको नैतिकता से मतलब नहीं है कि उसके साथ साथ दूसरा भी जाएगा। उसको क्या करना है, अपनी इच्छा की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इच्छाओं की पूर्ति करेगा, खुद को हैप्पी रखेगा, संतुष्ट रखेगा, दूसरे से उसका कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, तो ये किसमें होता है, मन के अचेतन भाग में स्थित होता है, यानी कि आप अनकॉन्शियस होते हैं, टोटली आपको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, होने पर भी आप उसको अप्लाई नहीं करते, आप अनकॉन्शियस हैं, मेरी ना कोई सोच है ना विचार है, मुझे फट से करना है जो करना है, वो वाली चीज है। तो इसकी अधिकता होने पर व्यक्ति में क्या होता है, नुकसान, व्यक्ति का नुकसान हो सकता है। सेकंड है ईगो, अहम। ये मनोवैज्ञानिक होता है, इसमें तर्क संगत व सचेत रहने वाली प्रक्रियाएं आपको देखने को मिलती हैं, यानी कि आप कुछ देर तक कुछ सोचेंगे, उसके बाद बोलेंगे, आप किसी चीज को लेकर एक्टिव रहेंगे। तो इसको हम बोल सकते हैं ये किस मन का पार्ट है, ये है चेतन मन का, कॉन्शियस माइंड का, यानी कि जो एक्टिव रहता है, जो प्रेजेंट में रहता है, उस मन का भाग, यानी कि हम मन के चेतन भाग में जब व्यवहार करते हैं तो हम कहेंगे हम ईगो में हैं। ईगो वो नेगेटिव वाला ईगो नहीं है कि उसमें ईगो बहुत है, ये चीज अलग है। ईगो का मतलब अहम भाव है, अहम भाव नेगेटिव सेंस नहीं दे रहा है, यहाँ पर यह है कि ये मनोवैज्ञानिक है, आप मन से क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, सचेत रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, किसी भी चीज को लेकर तर्क करना हो आपको, ठीक है, यहाँ पर आप सोच समझ के बोलते हैं या सोच समझ के कुछ काम करते हैं। और इड व सुपर ईगो के बीच का ये संतुलन स्थापित करता है। इड जो हो गया उसको कुछ देखना ही नहीं है, करना है तो करना है। सुपर ईगो के बारे में जानेंगे, उन दोनों के बीच में संतुलन का काम कौन करता है, ईगो करता है। आइए आते हैं सुपर ईगो पर। परा अहम, ये अहम था, ये उससे भी ऊपर है, परा अहम। ये सामाजिक होता है, ये नैतिक मूल्यों पर ज्यादा जोर देता है, इसको
अपना नहीं देखना, अपनी खुशी से मतलब नहीं है, इसको ये भी नहीं है कि मैं सोच विचार करूं, इसको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है कि सामाजिकता क्या है, समाज के प्रति इसका झुकाव ज्यादा होता है। आंतरिक मूल्यों व अनुभवों के आधार पर नैतिकता की भूमिका निभाता है। इसका जो अंदर से मन कहता है कि नहीं मुझे ये चीज बुरी है तो ये तो बिल्कुल करनी ही नहीं है, और अगर ये मेरे लिए अच्छी है मुझे तो भी नहीं करनी है, मुझे सिर्फ वो करना है जो मेरा अनुभव कहता है। मेरा अनुभव कहता है कि मॉरलिटी पर ज्यादा मुझे फोकस करना है, यानी कि मुझे गाड़ी स्लो स्पीड में चलानी है, ठीक है, मुझे जंक फूड नहीं खाने हैं, या मुझे ये चीजें मतलब कुछ आप कह सकते हैं कंजर्वेटिव जो चीजें होती हैं, मॉरलिटी में कुछ चीजें आ जाती हैं, ये उनको फॉलो करता है। तो ये भी ठीक नहीं है कि आप अपना नहीं देख रहे हैं बिल्कुल भी, ठीक है, आप दूसरों का भी छोड़ो, आप सिर्फ वो चीजें अप्लाई कर रहे हो, उन चीजों को फॉलो कर रहे हो जो समाज ने बना रखी हैं। 2 पॉइंट और हैं, इन सभी के बीच का संतुलन व्यक्ति का स्वस्थ विकास कर सकता है। अच्छा, तीनों ही चीजों में अगर आप बैलेंस्ड हैं तो यानी कि आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली क्या हैं, हेल्दी हैं, आपका जो डेवलपमेंट है वो काफी क्या होगा, बढ़िया होगा। किसी एक की अधिकता हानिकारक सिद्ध हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब यहाँ समझते हैं, हमने तीनों पढ़ लिए। अगर मैं कहूं कि कोई सुपर ईगो में ज्यादा आ जाता है, यानी कि मन का ये जो सुपर ईगो भाग है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, आप इसको लिख लेना, ये किस भाग में आता है, ये सब कॉन्शियस में, मन के किस भाग में है, सब कॉन्शियस भाग में। सब कॉन्शियस में कौन आ गया, सुपर ईगो आ गया, और केवल कॉन्शियस में कौन आया है, आपका ईगो आया है, अनकॉन्शियस में कौन आया है, आपका इड आया है। तो मन के तीनों भागों से संबंधित आपके व्यक्तित्व की ये तीनों चीजें जो व्यवहार में आती हैं, अगर आप सुपर ईगो में आ जाते हैं तो आप सिर्फ नैतिक मूल्यों पर जोर देते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूंगी। मान लीजिए आपका एग्जाम है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देने जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग है। यदि आप ईड वाले माइंड से सोचेंगे, आप कहेंगे नंबर आए चाहे ना आए, मुझे तो सारे के सारे गोले भरने हैं, ठीक है, या सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आप किसी भी वे में ले सकते हैं। सेकंड है ईगो वाला, जब आप माइंड यूज करेंगे तो आप थोड़ा सोच विचार करेंगे कि यार सारे भरने से ये भी है कि कुछ उसमें ठीक जा सकते हैं, तुक्के तो लगेंगे उसमें भी, लेकिन ऐसा भी तो है कि कुछ गलत जाएंगे, और उन गलत की वजह से नेगेटिव मार्किंग है क्योंकि, तो मेरे सही वाले भी गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप सोच विचार कर रहे हैं। तीसरा जो है सुपर ईगो, ये है सब कॉन्शियस। इसमें क्या होता है, सामाजिक या नैतिक मूल्य पर जोर का मतलब है कि जो रूल्स रेगुलेशन है आप उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। आप सोचेंगे कि एक काम करता हूं, मैं भरता ही नहीं हूं, छोड़ो मैं एक भी नहीं भर रहा, क्यों भरूं जब मुझे आता कुछ है नहीं, और अगर मैं भरूंगा तो कुछ सही जाएंगे कुछ गलत, तो वो वैसे भी कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है कि बैलेंस का काम किसने किया, ईगो ने किया, जबकि इड ने उसमें बैलेंस देखा ही नहीं, सिर्फ अपना अच्छा बुरा देखा, दूसरे का कुछ भी नहीं देखा। और तीसरा वाला जो है वो सिर्फ दूसरों को देखेगा, यानी कि समाज के प्रति ये ज्यादा जागरूक रहता है। तो ये थी मन की 3 अवस्थाओं से जुड़ी हुई व्यक्तित्व की जो 3 चीजें थी, वो मैंने आपको बताई।